अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, आज का दिन बड़ा अहम था। हम पाकिस्तानी काफ़ी पुरजोश थे। हाई वोल्टेज टाकरा था, पाक भारत आपस में टकराए हैं तो पाकिस्तानी काफ़ी पुरुम्मीद थे। और चंद लम्हों पहले की मैं बात करूं तो हम तमाम बड़े पुरजोश थे। जब मैं इस कुर्सी पर आकर बैठी तो 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और भारत ये मैच ले उड़ा है और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी बैटिंग कैसी थी, बॉलिंग कैसी थी, अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी बैटिंग फील्डिंग सब कैसी थी, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर साहब, जो कि स्पोर्ट्स एंकर हैं और तजियाकार हैं। इरफान ज़हीर साहब के साथ हमें ज्वाइन करेंगे नसीम सदीकी साहब भी, जो कि लाहौर से सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ हैं और वो भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो इरफान ज़हीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि चंद लम्हों पहले हम काफ़ी खुश थे, लेकिन फिर रऊफ साहब आ गए और उन्होंने मैच का पांसा पलट दिया और आज पाकिस्तान मैच हार गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको ओवरऑल सारा देखना पड़ेगा क्या क्या मिस्टेक हुई। हमने ब्रेक में भी बात कर रहे थे और मैच से पहले भी बात की कि पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमने 10 ओवर तक, 8-9 ओवर तक तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और उनके 4 आउट कर लिए। बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में गए, मेरा मानना ये है कि पहली गलती हमने ये की कि जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे तो नसीम शाह न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा बॉल कर रहे थे और उन्होंने 2 ओवरों के अंदर 7 रन कंसीड किए और विकेट भी बड़ी क्रूशल पहली आउट की उन्होंने, केएल राहुल को आउट किया। तो उनके 2 ओवर करवा देने चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर अगर कोहली या उसमें से हार्दिक पांड्या में से कोई हम एक विकेट ले लेते तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में होता। तो वो एक डिफेंसिव अप्रोच जो शुरू में अटैक किया, वो थोड़ा सा हमने उनको रिलैक्स किया, उनको स्पेस दी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सेटल डाउन होने का मौका मिला। हमने देखा कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने 3-4 ओवर पहले अपने आप को सेटल डाउन किया, उसके बाद हिटिंग की। फिर जब दोनों एंड से हम स्पिनर को लगा रहे थे तो उसमें भी हम ये कर सकते थे, एक साइड से स्पिनर होता, दूसरे एंड से पेस अटैक होता, तो उनको सेटल होने में थोड़ा मुश्किल आता। हमने दोनों साइड से स्पिन को लगा दिया, जिसकी वजह से अगेन उन्होंने रिस्क तो लेना ही था ओबियसली। उन्होंने उनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी हिटिंग की, और हिटिंग उनकी सक्सेसफुल रही। स्पिनर के अगेंस्ट हमने भी रन स्कोर किए, उन्होंने भी किए। अच्छा, लास्ट ओवर बड़ा अहम ओवर था तो नवाज को ओवर देना, जो कि स्पिनर हैं, आपको लगता है कि बाबर आजम का ये कैसा फैसला था? देखिए, इसमें पहले मैं इसी को कंक्लूड करना चाहूँगा। एक तो पहले मिस्टेक हमने ये की कि हमारी इंटेंट के अंदर भी थोड़ा सा हमें लगा कि हम उसी एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड से निकल के थोड़ा सा टिमिड अप्रोच पे आए हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी ये हमने सेम मिस्टेक देखी जब हम एशिया कप का फाइनल भी इसी तरह उनके श्रीलंका के 5 आउट कर लिए हमने 57 पे, उधर से हमने 170 रन स्कोर करवा लिए। आज भी इसी तरह था कि 45 पे जब 4 आउट कर लिए थे, 10 ओवर गुजर चुके थे और लास्ट 10 ओवर्स के अंदर हमने अगेन 115 करवा लिए। तो ये कैप्टनसी पे भी क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने किन बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना था। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि आपका नसीम शाह को उधर ही यूज़ करना चाहिए था और स्पिनर के साथ एक एंड से आपका पेस अटैक होता तो उनको कहीं सॉफ्ट आपने रिलैक्सेशन नहीं मिलनी थी। वो हमने खुद उनको स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की। और जिस तरह हम जब जानते हैं कि विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन इसमें आते हैं, जो हार्दिक पांड्या है वो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हैं, और यही 2 आपके पास क्रूशियल विकेट थी जिनमें से कोई एक भी आप ले लेते तो आपके पास गेम आ जानी थी। फिर अगर मजीद इसमें हम बात करें तो ज़्यादा मिस्टेक हमें ये मिली। उसके अलावा ये प्रॉब्लम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी इतनी अच्छी कप्तानी नहीं थी। नसीम सदीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपने भी आज सारा मैच देखा होगा, आप भी हम सब की तरह काफी पुरुम्मीद होंगे, लेकिन जो लास्ट के 2 ओवर्स थे उन्होंने मैच का पांसा पलट दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? क्रिकेट में हार जीत होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह कि आप किस तरह हारते हैं या किस तरह जीतते हैं। जिस तरह मैच का आगाज हुआ, आपने देखा कि बाबर भी फौरन आउट हो गए, उसके बाद रिजवान पे बड़ा डिपेंड करते वो आउट हो गए, लेकिन आज शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स की, उनका साथ इफ्तिखार ने भी दिया और बहरहाल जो स्कोर 180-85 के करीब होना चाहिए था वो नहीं हो सका, लेकिन 159 भी एक अच्छा स्कोर था। अच्छा स्कोर इस तरह था कि आपने भारत के जो इनिशियल बल्लेबाज थे, बड़े तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, आपने उनको टाइमली आउट करना शुरू कर दिया और आप इंडियन टीम को प्रेशर के अंदर भी ले आए, क्योंकि जिस तरह इरफान कह रहा है कि 44 अगर स्कोर के ऊपर आपने 4 खिलाड़ी मेन आउट कर लिए, तो जितना प्रेशर इंडियन टीम के ऊपर था पाकिस्तानी टीम के ऊपर नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने क्या किया, उन्होंने मैच को थोड़ा सा इजी ले लिया। शायद वो भी ये समझे हम लोगों की तरह, जिस तरह आप लोग भी समझ रहे थे, तमाम पाकिस्तानी समझ रहे थे कि बस अब पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है।
लेकिन हुआ ये कि अच्छा, जिस तरह बॉलर्स की बात इरफान कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना, मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि नवाज इज इक्वली गुड बॉलर, हारिस अच्छा बॉलर है। किसी बॉलर को आप कहीं पर भी यूज करें, ये तो बॉलर की जिम्मेदारी होती है। देखें, कप्तान आप पे एतमाद करता है, आप मेन बॉलर्स हैं। आज मैंने देखा कि शाहीन अफरीदी के अंदर वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा था जो उनके अंदर है, और नसीम शाह के अंदर स्पार्क नजर आया, लेकिन वो बदकिस्मती से विकेटें नहीं ले सके। लेकिन हारिस, रऊफ, अफरीदी, उसके बाद नवाज इक्वली गुड बॉलर्स हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी जो है वो बॉलिंग कराते हुए सेंस प्रिवेल नहीं की, क्योंकि आपको तो पता है कि बहुत सारा स्कोर है, आपने बाउंड्रीज बचानी है, तो कम से कम आप अपनी लाइन लेंथ दुरुस्त रखें। अगर आप विकेट नहीं भी निकाल सकते, आप कोशिश करें कि आप सिंगल रन दे दें, आप डबल रन दे दें, क्योंकि आप बड़े तजुर्बेकार बॉलर हैं और आपका कप्तान आप पे एतमाद कर रहा है। आपने विकेटें भी, नवाज ने 2 विकेटें निकाली, हारिस नवाज ने 2 विकेटें निकाली, लेकिन आखिरी ओवर्स में आके सारा खेल का पासा पलट गया, यानी कि 2 छक्के शाहीन अफरीदी को पड़ गए। चले 1 छक्का पड़ जाता, आपको समझ जाना चाहिए। हारिस रऊफ ने पहली 4 बॉलें बेहतरीन कराई हैं, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 बॉलों पे आप फिर छक्के खा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इनफरादी तौर पे जो प्लेयर्स हैं उनका कसूर होता है, उनका मिस कंडक्ट कह लें या उनकी बैड परफॉर्मेंस होती है। इसी तरह अब नवाज के पास जब आखिरी ओवर आया है, मेरे ख्याल से उन्होंने पहली बॉल बेहतरीन की जिसके ऊपर उन्होंने विकेट हासिल कर ली, लेकिन 16 रन जब रह जाए आखिरी ओवर में और सामने विराट कोहली जैसा बैट्समैन खड़ा हो, तो फिर आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है। और यही हुआ कि छक्कों ने जो है वो गेम तब्दील कर दी। तो अगर पाकिस्तानी बॉलर्स सेंसिबली बॉलिंग कराते हैं और स्कोर कोशिश करते हैं कि स्कोर रोकें या विकेट निकालें, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन हो सकती थी। वाइट बॉल्स भी की उन्होंने दरमियान में, नो बॉल भी कर रहे हैं, तो सारा जो बर्डन इस मैच को हारने का है मेरे ख्याल से वो हमारे बॉलर्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने एक अच्छा टोटल दे दिया था। और फिर जो इनिशियली बॉलर्स ने बॉलिंग करवाई है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कि आप 4 विकेटें निकाल गए, लेकिन जो सेकंड हाफ था आपका उसमें आपने बुरी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मैच हारना पड़ा। जी अच्छा नसीब साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स पर काफ़ी दबाव था। अच्छा, मैं इरफान साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो हमेशा से कहा जाता है कि शाहीन शाह इंडिया के अगर अगेंस्ट मैच हो तो बड़ा अच्छा खेलते हैं और हमेशा रोहित शर्मा की विकेट लेते हैं, लेकिन इस मैच में आपको लगा कि वो फिट थे? देखें, फिटनेस तो उनकी ओबियसली थी, तो उनको आज खिलाया गया। और हमने प्रैक्टिस मैच भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखा, उन्होंने बड़ा अच्छा वो मैच खेला। आज भी वो जैसा शुरू में उन्होंने 2 ओवर बड़े जानदार किस्म के किए, बट वो जो चीज़ नसीम साहब कह रहे थे शायद वो उस तरह नहीं नज़र आई। बट ओबियसली मैच प्रैक्टिस की, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस हम उसे कह सकते हैं। तो ग्रेजुअली वो मोमेंटम गेन करेंगे, उनकी फिटनेस और इम्प्रूव करेगी और बेहतर होगी। इसमें 2 चीज़ें मैं पहले क्वेश्चन के अंदर ऐड करता चलूँ। मैच हम बेसिकली लास्ट 8 बॉल में मेनली हारे हैं। उसके अंदर हमें 2 चीज़ें करनी चाहिए थी। एक तो हारिस रऊफ ने जो अपने स्पेल के पूरा स्पेल बहुत आउटस्टैंडिंग किया, 22 गेंदें उन्होंने बहुत अच्छी की, लास्ट 2 बॉलों पे 2 जो छक्के खाए, मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। दूसरा ये बाबर की कैप्टनसी पे जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये चाहिए था कि जब नवाज को पहले एक दफ़ा 20 रन लग चुके थे तो उसको चाहिए था कि इफ्तिखार को दरमियान में किसी भी पोजीशन के अंदर 1 ओवर करवा दिया जाता। आप देखें, इतना आसान इन कंडीशन के अंदर नहीं है कि हर बॉल के ऊपर आप 6 के लिए जाएं और आप उसको अटैक कर सकें। तो नवाज को अगर अब रन स्कोर हुए तो 1 ओवर उसी टाइम आप इफ्तिखार के साथ कर सकते हैं। इफ्तिखार बड़ा सीजन बॉलर है, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे कंसीडर हो, क्योंकि डोमेस्टिक में वो प्रॉपर कई दफ़ा हमने देखा कि वो एज ए स्पिनर भी यूज़ होते हैं। और एशिया कप के अंदर भी और इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने 4-4 ओवर के भी स्पेल किए हैं। कुछ मैचेस तो ऐसे थे जिसमें नवाज ने बॉलिंग ही नहीं की, इफ्तिखार ने बॉलिंग की। तो मेरा ख्याल है आप गैम्बल खेल सकते थे, और दैट वाज अ नाइस डिसीजन कि आप इसमें वाइज डिसीजन कहना चाहिए कि आप लास्ट ओवर नवाज को दे रहे हो जिसका पहले ही मोराल जो है वो डाउन है, शेकल्ड है, तो आपने उसको लास्ट ओवर दे दिया। और वही चीज़ आई कि उनको हैम्पर किया, उनसे नो बॉल भी होगी। ये सारी नर्व्स की गेम थी और उनसे वाइड भी 2 हो चुकी, और मेरा ख्याल है वो 1-2 जो एक्स्ट्रा रन थे वही पाकिस्तान की हार की रीज़न बने। तो ये सारे चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनस आता है, आल दो कि ये 11 लोगों की एक टीम होती है और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आपका राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाना, किसको क्या ओवर देना चाहिए, ये सारा कैप्टन की गेम सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाबर ने अगर सारे बॉक्सेस टिक किए तो ये 2-3 चीज़ों में मेरा ख्याल है वो लैग कर गए। और इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर आप कर जाए इंटरनेशनल लेवल पर, जिस बड़े लेवल की ये गेम थी, शायद दुनिया की सबसे बड़ा मुकाबला आज हो रहा था, तो ये मेरा ख्याल है नर्व्स को काबू रखना और ये डिसीजन मेकिंग सब बहुत वाइटल होती है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, क्योंकि गेम हमारे हाथ में थी। थ्रू आउट द इनिंग्स गेम हमारे हाथ में रही। अगर हम थोड़े से
राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले लेते, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते, जो हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली शायद उनके माइंड में भी हो, बट यही जैसे मैंने कहा कि जब नर्व्स की गेम होती है, नर्व्स को कंट्रोल करना ही असल काम है। और क्रिकेट के अंदर तो ये होता है कि आपने नर्व्स को कंट्रोल रखा तो आप विक्ट्री अपने नाम कर लेते हो, जहां आपने नर्व्स को लूज किया तो आप गेम हार जाते हो। तो ये सिर्फ ये था कि बाबर की थोड़ी सी कैप्टनसी के अंदर जो उसने चेंजिंग प्रॉपर नहीं कर सके, और नवाज भी हालांकि बहुत सीजन प्लेयर है, अब काफ़ी अरसे से 2 साल से 1.5-2 साल से टीम के साथ हैं और 1 साल से तो परमानेंट मेंबर है टीम का। मेरा ख्याल है कि वो थोड़े अपने नर्व्स को आज कंट्रोल नहीं कर सके और इसकी वजह से हम विक्ट्री बिल्कुल, आप अपने ये नाम नहीं कहना कर चाह सके। रहे हैं कि बाबर बेहतरीन फैसले नहीं कर सके। नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान की बैटिंग पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर्स हैं, नंबर 1 बैटर्स हैं, लेकिन उनकी जानिब से आज परफॉर्म ही नहीं किया गया। बाबर आजम 0 पर आउट हो गए, रिजवान सिर्फ 4 रन बना सके हैं। तो पाकिस्तानी बैटिंग पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन है, रिजवान भी हमेशा स्कोर करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब हमारे ओपनर्स फ्लॉप हो जाते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर को जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। लेकिन आज आपने देखा कि शान मसूद ने स्कोर किया या इफ्तिखार ने स्कोर किया, तो मिडिल ऑर्डर जिस तरह अभी आप देखें कि भारत की जब बैटिंग थी तो इनिशियली उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन मिडिल ऑर्डर वहां पे खड़ा रहा। विराट कोहली ने बेहतरीन कैप्टन इनिंग्स खेली, उसके अलावा पांड्या ने देखे उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। तो हमारे बैट्समैन भी जो है वो जिस तरह कभी शादाब परफॉर्म कर जाते हैं, कभी नवाज कर जाते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। अक्सर ये होता है कि जब बाबर जल्दी आउट होते हैं तो रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते हैं, और अगर आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है वो भी आपकी अच्छी परफॉर्म करती है। और आपको हमेशा डेफिनेटली बाबर बहुत अच्छे कप्तान है, प्लेयर है, वो टारगेट करते होंगे कि आज हमने इतना स्कोर बनाना है, तो वो तमाम खिलाड़ियों को मिलके उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमने कम से कम 30 रन मैं करूंगा, 35 रन दूसरा करेगा। ये T20 छोटे फॉर्मेट की गेम है, 20-20, 25-25, 30-30 रन भी अगर एक बैट्समैन करे जो कि दुनिया के बड़े नामवर बैट्समैन है, तो आप एक बड़ा अच्छा टोटल बना सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह अभी इरफान बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी कि जब नवाज को स्कोर पड़ा है तो आपको उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था। बाबर आजम या तो इफ्तिखार को यूज करते, और इफ्तिखार को जब भी यूज किया है वो फ्रूटफुल ही साबित हुए। दूसरा ये हो सकता था कि अगर आप 18वां ओवर नवाज को दे देते तो शायद वो कॉन्फिडेंटली वो ओवर अच्छा करवा देता। उसके बाद आप 19वां ओवर शाहीन अफरीदी से करवाते और लास्ट ओवर हारिस नवाज से करवाते, तो मेरा ख्याल है कि उससे सिचुएशन चेंज हो सकती थी, क्योंकि आखिरी ओवर हारिस नवाज को खेलना मुश्किल हो जाता, जबकि नवाज की तरफ से वो जो हारिस रऊफ ने 19वां ओवर करवाया है और उनकी जो बॉलिंग थी इतनी मुतासिर कुन नहीं थी। जी वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पहली 4 बॉलें बहुत जबरदस्त उन्होंने करवाई हैं, लेकिन अगर उनसे आखिरी ओवर करवाते और उससे पहले 18वां ओवर नवाज से करवा लेते तो हो सकता है कि थोड़ी उसकी वजह से चेंज आ जाती बीच में। तो बात यह कि बॉलर्स को भी सोचना चाहिए था कि वो किस तरह बॉलिंग करवा रहे हैं, और हमारे पास जो बॉलर्स थे उन्होंने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, और बैट्समैन ने जो है वो कोशिश तो की है एक अच्छा टोटल देने की, लेकिन एंड रिजल्ट देखें। आपके ख्याल में आखिरी ओवर किसको देना चाहिए था? मेरे ख्याल से आखिरी ओवर हारिस नवाज से करवाते, रीशफल करके अगर 18वां ओवर नवाज को दिया जाता, 19वां अपना अफरीदी को और लास्ट ओवर हारिस रऊफ करवाते तो उससे मेरे ख्याल से सिचुएशन चेंज हो सकती थी। ठीक है इरफान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि बाबर का आपने जिक्र किया कि हाई वोल्टेज टाकरा था और बाबर को परफॉर्म करना चाहिए था, वो कैप्टन भी थे, कप्तानी भी आज उनकी इतनी मुतासिर को नहीं थी, गलत फैसले किए उन्होंने। हमेशा से तनकीद हुई है कि बाबर आजम ओपनर क्यों है या ओपनिंग क्यों करते हैं, फ़खर जमान को करनी चाहिए, बाबर आजम को अपना नंबर चेंज कर लेना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो मैं तो ऑलमोस्ट ये कोई 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली ये कर रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट के अंदर वो प्लेयर सक्सेसफुल हैं जो तेज़ खेलते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट तेज़ है। आल्दो के वी ऑल नो कि बाबर रिजवान हमारे नंबर 1 बैटर हैं, बट इनका स्ट्राइक रेट का इशू है। मेरा मानना ये है कि रिजवान जो है वो पावर प्ले के बाद उतने फ्रूटफुल नहीं रहते, उतना बेनिफिशियल उनकी हिटिंग नहीं रहती, क्योंकि दायरे का वो यूज़ अच्छा करते हैं। बट बाबर एक ऐसा कॉम्पैक्ट प्लेयर है कि वो दायरे के अंदर भी अच्छा खेल सकता है, बाद में भी खेल सकता है। बट दोनों जब एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो वो आप जो पावर प्ले की यूटिलाइजेशन है वो उस तरह कर नहीं पाते। तो अगर फ़खर आपके पास नेक्स्ट गेम में अवेलेबल हो तो आप क्या कर सकते हो कि फ़खर के साथ ओपन करवाना चाहिए। बाबर अपने जिस तरह ओडीआई के अंदर नंबर 3 पे आते हैं उधर आके इनिंग्स को बिल्ड करें, जो रोल आज शान मसूद ने समहाउ अदा किया। शान मसूद की इनिंग्स बड़ी क्रूशल थी आज, कि जब ऊपर से दोनों ओपनर आउट हो चुके थे उसने आल्दो के उनको कुछ चांसेस भी मिले, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। उन्होंने स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की, थोड़ा सा रोटेशन भी, रन्स भी रोटेट करते रहे, और जहाँ पे कुछ उसमें इम्प्रूव किया जा सकता इम्प्रोवाइजेशन की भी ट्राई की उन्होंने। तो एक अच्छी उन्होंने आज 50 की, जो कि पाकिस्तान के समहाउ
आप कह रहे कि अच्छे रीज़नेबल टोटल बनाने के लिए काम आई। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं शुरू से ये कह रहा था, मैच से पहले भी बात की, मिड ऑफ ब्रेक में बात की, पाकिस्तान को अपने स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत टिमिड और नेगेटिव अप्रोच है कि आप जो बात कर रहे हो, जैसा बाबर ने टॉस के ऊपर कहा कि वी आर लुकिंग फॉर 160 और 170। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट आपकी अब 160 170 की नहीं है। ये डिफेंडिंग टोटल तो आपका समहाउ कह रहे फाइटिंग टोटल आप कह सकते हो, बट एक आप ऐसा टोटल जो आप कह रहे कि आप इजीली मैच जीत जाएंगे, वो नहीं ऐसा हो सकता। बड़ी टीमें कोई भी होंगी, भारत की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड की कर लें, साउथ अफ्रीका की कर लें, आप ये टोटल करके किसी से भी नहीं जीत सकते। ये आपकी चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो, आज आपने देख लिया, अभी भी हम चले कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, बट इस बॉलिंग लाइन से भी आप जो डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट टोटल चेंज हो चुकी है, उसकी वही मेथोडोलॉजी चेंज हो चुकी है, साइंटिफिक हो चुकी है। आप देखें हमारे प्लेयर्स के पास शॉट सिलेक्शन ही कोई नहीं है, सिंपल एक जो पुरानी ट्रेडिशनल शॉट्स खेलते हैं, ना किसी के पास रैम शॉट है, ना इम्प्रोवाइजेशन में आप पीछे फेंकते हो, ना आप स्वीप शॉट, सिर्फ रिजवान एक है जो आप लेग की तरफ हुक्म या पुल मारते हैं, बाकी उसके अलावा पूरी आपकी 11 जितने के 10 लड़के हैं, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स नहीं है। जैसे एबी डिविलियर्स की हम मिसाल देते हैं, या कल हमने न्यूजीलैंड के ओपनर एलन की बात की या कॉनवे की बात की, क्या खूबसूरत उन्होंने हिटिंग की। तो ये हमें अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी पड़ेंगी, और ये इस टीम के अंदर सिर्फ अगर आप इंस्टेंट बात करें कि क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरी नज़र में वो माइंडसेट का है, वो अग्रेसिव अप्रोच नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से आज एक आसान जीता हुआ मैच अपने हाथों से आपने गिफ्ट कर दिया इंडिया को। ये इंडिया शायद इस तरह मेरी नज़र में जीता नहीं, आपने उनको तोहफा दिया। तो ये इन्होंने, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि इसमें ग्रेजुअली जितना अच्छा करेंगे, जितना आप अग्रेसिव जाएंगे, उतना बेनिफिशियल होगा। अच्छा, जैसा कि आपने शान मसूद की बात की कि शान मसूद कुछ बेहतर खेले, लेकिन सर शान मसूद पे बड़ी तनकीद होती है कि बड़ा स्लो खेलते हैं। देखिए इसमें वही बात कर रहा हूँ कि आपके 3 प्लेयर एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, बाबर, रिजवान और शान मसूद का तीनों का स्ट्राइक रेट ऐसा ही है। ये चाहे आपके आगे लेट्स सपोज 1 या 2 भी आउट होंगे, तो आपका टोटल पाकिस्तान का एंड टोटल जो है वो 160 170 ही होगा। तो हमें वो बेनिफिट नहीं होता कि अगर ओपनर आउट हुए या नहीं हुए, हमारा टोटल इतना ही स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल। तो इतने टोटल से ना आप कोई इवेंट जीत सकते हो, ना कोई आप मैच जीत सकते हो। इसमें यही रहेगा कि आप छोटी टीमों से जीते जाएंगे, जो सेकंड ईयर की टीमें हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी टॉप नॉच की बेहतरीन टीम कोई आएगी, 8 ईयर की टीम आएगी, वो आपको डिफीट दे देगी। तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमें कम से कम हर मैच के अंदर 180 प्लस की ट्राई करनी पड़ेगी। 160 करके अगर आप कहेंगे कि हम मैच जीतेंगे, 10 में से आप शायद 7 मैचेस जीत जाए। जिस तरह रमीज राजा की हमें कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई कि आप हमारा स्टैट्स देखें, हमारी टीम का विन परसेंटेज जो है 70% है। आल दो के इट इज 70%, बट आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, डिलेमा क्या है टीम के साथ? जैसे ही आप किसी अच्छी टीम के साथ खेलते हो, जब भी आप किसी बड़े मैच इवेंट के फाइनल या सेमीफाइनल में आती हो, टीम कोलैप्स कर जाती है। रीजन क्या निकलती है कि आपकी इंटेंट ही जो है वो 160 170 की है, जो आपको बेनिफिशियल नहीं हो पाती। तो ये मेरा ख्याल है, अब इसके लिए आपकी थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा बार बार बात कर रहा हूँ, ये अग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड बाबर को लेके आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर हम एरा देखें, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, तो जैसे ही 2012-13 के बाद मिसबाह-उल हक हमारी टीम ओडीआई टीम के कैप्टन बने, तो उन्होंने थोड़ी सी इसी तरह की क्रिकेट खेलनी शुरू की। उस टाइम सईद अजमल, उमर गुल, ये लोग हमारे साथ थे। पाकिस्तान इसी तरह 60-70% मैच जीतता था, इवन कोई नहीं जीत पाते थे। फिर हमारा थोड़ा सा आगे चले तो फिर जैसे देखा हमने मिकी आर्थर और सरफराज का एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बना कि हमारी टीम के अंदर 2-3 साल बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली। यही रीजन थी कि पाकिस्तान 2 साल T20 के अंदर नंबर 1 रहा। क्यों रहा? कि हमारी इंटेंट चेंज हो गई थी, हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम के फ्लॉज हैं, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है कि कैप्टन चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया। हाई वोल्टेज मुकाबले में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे बैटर्स हैं, वो तीनों नाकाम रहे। रिजवान, बाबर और कुमार यादव, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन इस हाई वोल्टेज टाकरे में तीनों बैट्समैन नाकाम रहे। इस पर ज़रा आप थोड़ा तबसरा कर दीजिए कि बड़ी उम्मीदें थी देखने वालों की कि रिजवान अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाबर करेंगे, बाबर नहीं तो इंडिया की जानिब से कुमार यादव तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं कर सका। देखें T20 में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हर मैच में आप परफॉर्म करेंगे और हर मैच में आपको जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि ये आपकी इंटेंट होनी चाहिए अग्रेसिव क्रिकेट के लिहाज से। इसकी प्राइम एग्जांपल मैं अगर आपको देता चलूँ कि स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शायद नंबर 1 बैट्समैन है, उनको ड्रॉप किया गया है, वो मैचेस में नहीं खेल रहे। हम देख रहे हैं कि लास्ट सीरीज़ के अंदर भी और अभी भी उनको डगआउट में बैठाया हुआ है। इसी तरह जो रूट, जो इंग्लैंड के नंबर 1 बैट्समैन है, उनको भी स्क्वाड का पार्ट नहीं रखा गया।
अब T20 क्रिकेट जो है ये यंगस्टर की गेम है, इसमें लाजमी नहीं है कि आप टेक्निक वाइज बहुत ही सॉलिड है तो आपको होना चाहिए, साथ साथ आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी इसमें होनी चाहिए। पावर हिटिंग है तो आप बड़ा छक्के लगा सकते हो, रन स्कोर कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसमें लैग करता है और आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के अंदर एक और मसला भी है, अभी जो भारत ने, मुझे लगा कि आखिरी जो 7-8 ओवर के अंदर हिटिंग की बड़ी कैलकुलेटेड की, अगर आप उसमें हार्दिक पांड्या की अगर बाउंड्रीज को देखें तो उसने सामने की तरफ लगाई, उधर बाउंड्री छोटी थी। इसी तरह कोहली के जितने छक्के हैं अगर आप देखें तो वो मिड विकेट पे मारता था जिस एंड पे बाउंड्री ज़रा छोटी थी। तो ये एक बैट्समैन को इतनी गेम सेंस अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी किस जगह पे मुझे लग रहा है कि फील्डर जो है वो ज़रा बाउंड्री छोटी है, क्योंकि डायमेंशन बड़ी डिफरेंट किस्म की ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है। किसी जगह पे 90 मीटर की बाउंड्री है, किसी जगह पे 67 है, किसी पे 70 है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि और विंड का भी बड़ा रोल है। अगर आपकी विंड चल रही है और आपकी बाउंड्री लेट्स सपोज 85-90 मीटर की है और आपने छक्के की ट्राई चाहे पूरी हिट भी लगाई तो बॉल खड़ा हो जाएगा, वापस की तरफ आएगा और वो आपका अक्सर देखते हैं कि बाउंड्री के ऊपर कैच हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और एक हमने बैटिंग का भी अगर थोड़ा डिस्कस कर लें तो बैटिंग आल्दो कि हमारे ओपनर्स क्लैप्स कर गई, बैटिंग ओपनर जो थे दोनों बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो गए, बट शादाब और इफ्तिखार की बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप लगी। हम 98 तक चले गए थे 12 ओवर्स के अंदर, और मेरा ख्याल है उधर से अगर हमें थोड़ा सा मोमेंटम और मिलता तो हम इजीली 175-180 तक जा सकते थे। बट हैदर अली की परफॉर्मेंस की अगर बात करनी चाहिए, शॉट सिलेक्शन बहुत गलत थी। शादाब की बात करें तो उनकी जो शॉट सिलेक्शन बहुत गलत थी। तो ये और उसमें मेरा मानना ये है कि जो जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ था उधर नवाज को आना चाहिए था। देखिए हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं कि अगेन थिंक टैंक का अपनी अप्रोच होती है टीम मैनेजमेंट की, बट हम मुझे अपने एक्सपीरियंस जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका मोमेंटम इफ्तिखार ने प्रोवाइड कर दिया था, वो नवाज वाज द आइडियल प्लेयर और स्पिनर उस टाइम लगे हुए थे। नवाज स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और नवाज एक ऐसे हैं कि जो साथ साथ अगर पेस अटैक को भी ले आते तो पेस को भी अच्छा खेलते, तो वो मेरा ख्याल है तो थोड़ी सी बैटिंग में मिसकैलकुलेशन शाहीन होगी। शाह अफरीदी जो कि बॉलिंग इतनी मुतासिर को नहीं कर सके, लेकिन बैटिंग पर क्या तबसरा करेंगे? एक छक्का और एक चौका मारा उन्होंने। हाँ देखें, हमें इनका अगर लाहौर के अंदर को भी इन्होंने टाइटल जितवाया और ये अपनी बैटिंग के अंदर भी उतनी ही एफर्ट करते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये अपनी बैटिंग को भी इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है एक मैच इन्होंने लाहौर के अंदर को भी बैटिंग के साथ जिताया था, तो उस लिहाज से ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ऑलराउंडर के तौर पे अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इनकी जो गेम अवेयरनेस मुझे नज़र आ रही है और जितना इनके अंदर पैशनेट नज़र आ रहे हैं, ये तो आपको ये कैंडिडेट भी हैं फ्यूचर कैप्टन के लिहाज से भी, हमें इनको फ्यूचर में जरूर देख सकते हैं। अच्छा इरफान साहब, सुहेब मकसूद जो कि साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। सुहेब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आज बड़ा मुकाबला था, बड़ा मार्का था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान ये मैच हार गया। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम अस्सलाम। और आई थिंक मेरे ख्याल में तो मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरह का मैच नहीं देखा जितनी अप्स एंड डाउन। अब पाकिस्तान की बैटिंग से स्टार्ट हो जाए, जिस तरह का स्टार्ट हुआ, फिर एक पार्टनरशिप, उसके बाद फिर पाकिस्तान की बैटिंग ने क्लैप्स किया, फिर एंड में हमने आई थिंक लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने क्लैप्स किया। आई थिंक अगर वो भी अगर क्लिक करते तो वी कुड हैव एंडेड अप, इतना ही स्कोर होना था 160-165। और ऑन दिस विकेट आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर था। और मैंने एक ट्वीट भी की थी कि जितना बॉल पहले 4-5 ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग में स्विंग हुआ है, मैंने अपने 18-20 साल कैरियर में बॉल को इतना स्विंग होते T20 क्रिकेट में पहले 4 ओवर्स में नहीं देखा। आई थिंक वी कुड हैव इजीली, हमारे 30 पे 4-5 भी आउट हो सकते थे। बड़ा क्रेडिट जाता है इफ्तिखार को और शान को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। और एंड में आई थिंक 160 वाज ऑलवेज अ गुड स्कोर। मगर एक चीज़ मेरे हमेशा जब पाकिस्तान बैटिंग भी कर रहा था, मेरे माइंड में थी कि हम एक पेसर शॉट है इस ग्राउंड के हिसाब से। मैं मेलबर्न ग्राउंड में खेला हुआ हूँ, आई थिंक सामने की बाउंड्रीज वो रीजनेबली छोटी हैं स्क्वायर बाउंड्री से, तो स्पिनर्स हमेशा वहाँ पे टारगेट होते हैं। तो और जिस तरह की पिच भी थी, आई थिंक आई वाज ऑलवेज इन डाउट कि हम एक पेसर शॉट थे। अच्छा सुहेब भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरी आपसे भी कई दफ़ा इस टॉपिक पे बात हुई कि पाकिस्तान की जो इंटेंट नज़र आती है ना 160-170 की है, और बाकी जितनी बड़ी टीमें हैं जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की, ये सब 180-190 को टारगेट करते हैं और एशियन कंडीशन के अंदर तो दे गो फॉर 200+ एज वेल। तो आपको लगता है, जैसे हम आपको भी PSL में अभी रिसेंटली देख रहे हैं, लास्ट वर्ल्ड कप का स्क्वाड का पार्ट भी थे आप, तो ये हमेशा डिस्कशन के अंदर चीज़ आई, ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट 167, 170, 180 तक हो, जैसे आपका 167 का चल रहा है। तो आपको लगता है कि हम पावर प्ले के अंदर भी 20-25 रन शॉट करते हैं और यही सारे का सारा
बर्डन हमारे मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर पे भी आता है, क्योंकि वो अगर 90% हमारे ओपनर्स जो हैं वो 70-80 बॉल कंज्यूम कर जाते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर बात करें या लेट मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनको एवरेज जो बॉल्स खेलने को मिलती हैं वो 7, 8 या 10 एट मैक्स एक प्लेयर को मिलती हैं। तो उसका रोल बड़ा एविडेंट नजर आता है कि उसने हर बॉल पे बाउंड्री की तरफ, हिटिंग की तरफ जाना है। बट आज हमें जब देखा कि उनको थोड़ी ज्यादा बॉल मिली तो उन्होंने रीजनेबल परफॉर्म किया। तो आपका क्या टेक है इस पे? आई थिंक अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह से T20 क्रिकेट खेलता है उसमें आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। बिकॉज जब तक आपके मिडल ऑर्डर को उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उनको ऐसी सिचुएशंस नहीं मिलेगी जहाँ पे उनको 15-16 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी, तब तक आप कह नहीं सकते कि वो कैपेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आज के मैच की बात कर ले तो आई थिंक आज के मैच में जिस तरह से पिच खेल रहा था पहले 10-12 ओवरों में, कोई भी बैटिंग टीम होती है आई थिंक वो कोई भी टारगेट नहीं कर सकती कि हमें इतने रन करने हैं या इतने रन करने हैं। आई थिंक ऐसी पिच पे आप सिर्फ फ्लो के साथ खेलते हैं कि किन ओवर्स में आपने सर्वाइव करना है, किन ओवर में। आई थिंक जो बहुत अच्छी चीज थी शान मसूद और इफ्तिखार की पार्टनरशिप की थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट थी। उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड होते हैं। लेकिन आई थिंक मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूँ कि लोग आराम से बोलते हैं पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बहुत वीक है। आज तो हमारे ओपनर्स दोनों जल्दी आउट हो गए थे। हमने इतनी मुश्किल विकेट पे 160 रन किए। आई थिंक इस तरह मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के लिए भी आई थिंक बिकॉज उनके पीछे परफॉर्मेंसेज नहीं होती तो उनके ऊपर प्रेशर होता है जब वो मिडल में आते हैं। तो आई थिंक मिडल ऑर्डर जितने भी पाकिस्तान के साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, जो भी पास्ट 1 ईयर में हुआ, आई थिंक उनको भूल के सिर्फ ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप में हमने न डर होकर खेलना है, डिस्पाइट हमारी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती। अगर जिस तरह का आई थिंक आप बता रहे हैं कि हम शुरू में 10-15 रन नॉर्मली शॉर्ट होते हैं, पहले 10 ओवर्स में ही 15 रन शॉर्ट होते हैं। अगर इतने में मिडल ऑर्डर भी आगे प्रेशर लेगा और बॉलें कंज्यूम करेगा, उससे टीम का नुकसान होगा। आई थिंक जैसे आज इफ्तिखार ने इनिंग्स खेली है जहाँ पे छक्के मारने की जरूरत थी, 2 ओवरों में 5 छक्के भी लगे हैं, वो इस तरह की अप्रोच से बाकी मिडल ऑर्डर्स को भी खेलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भाई एक और आपसे बॉलिंग के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह हमने इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे 8-9 ओवर के अंदर, और 10 ओवर के बाद हमने देखा कि ब्रेक के टाइम पे 45 रन था उनका। आपको लगता है कि उधर बाबर थोड़ा ट्रिक मिस कर गए, थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग स्पेस दी? अगर उसी कंटिन्यूटी के अंदर हमें लगता है कि अगर हारिस रऊफ का एक ओवर हो जाता या नसीम शाह, हमें लगता है नईम बॉल के साथ बड़ा अच्छा बॉल करते और बाउंस तो थ्रू आउट चल रहा था, तो नसीम शाह को अगर 1-2 ओवर यूटिलाइज कर लिया जाता और डेथ ओवर के लिए हम हारिस रऊफ और उसको रख लेते शहनशाह अफरीदी को, तो पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट होती, क्योंकि दोनों में से कोई एक विकेट भी हम ले लेते तो गेम हमारे हाथ में थी। देखिए, जब एंड में रिजल्ट आपके हाथ में नहीं जाता ना इरफान भाई, तो ये चीजें इंस्टेंट बट्स बहुत आते हैं। मेरे तो ख्याल में इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं हुई और स्पिनर्स ने बहुत अच्छे किए थे पहले 4 ओवर। आई थिंक वहाँ पे जब वो कट लूज उन्होंने किया, एक हमें भी मोमेंटम ऐसे ही मिला था। अब हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे रोहित शर्मा ने गलती की, उनके पास तो ऑप्शंस भी थे फास्ट बॉलर से, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। आई थिंक हमने जो हमारे से एक बेसिक गलती हुई थी, हम एक पेसर शॉट गए थे और इस चीज ने जो स्पिनर्स ने हमारे शुरू में अच्छी बॉलिंग की बिकॉज देवर 4 विकेट्स डाउन, लेकिन ये चीज होनी थी और एंड में 1 ओवर बचा के रखना, इट वॉज अ टफ डिसीजन बिकॉज आई एम श्योर कि बाबर आजम वेट कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या आउट हो तो वो नवाज से 1 ओवर करवाएं, और हार्दिक पांड्या आउट नहीं हुआ। ठीक है, सुहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद थे। नसीम सदीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, अब तो ये मैच अब हमने कल का सोचना है, जो बाकी जो दीगर मैचेस है उनके बारे में सोचना है, तो उन मैचेस को लेके आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, यही हमेशा होता है कि जब आपकी हार हो जाती है तो उसको कहते हैं कि आप उसको माजी में डाल दें और अगले आने वाले मैचेस जो है उनकी तरफ आप देखें। अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, जिस तरह इरफान ने बातें की या सुहेब ने बातें की। बात ये होती है कि जो मैचेस होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक मैच वो होता है कि आपका डे खराब है, आप मैच में गए, आपने कम स्कोर किया, आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सके, आपकी बॉलिंग भी खराब थी। लेकिन दूसरा मैच होता है कि आपने रिकवर किया, यानी कि आपके जब ओपनर्स आउट हो गए उनके बाद आपने मिडिल ऑर्डर ने मैच को बिल्डअप किया, 159 स्कोर किया, फिर आपने उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप का मैच होता है कि इसमें आप जीत चुके होते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है, अपने ऊपर नर्व्स जो है उसको आप कंट्रोल के अंदर रखें। देखें कि विराट कोहली जो है वो अपने हिसाब से मैच हार चुके थे, लेकिन नर्व्स पे कंट्रोल उन्होंने किया। और यहाँ पे मैं बात करता जाऊँ, जिस तरह इरफान ने 2 चीजें मेंशन की थी बहुत अच्छी। मैं देख रहा था कि अपना जब शान मसूद खेल रहा था तो बड़ा मैंने देखा कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं ले रहा था, उसके फेस के ऊपर बड़ा इत्मीनान था और इत्मीनान के साथ अपनी गेम को आगे लेके चल
रहा था। और जब शॉट्स की बात आती है तो आप देखें कि विराट कोहली ने रिस्ट का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसने छक्के तक जो है सिर्फ अपने रिस्ट के साथ उसने कंट्रोल करके मारे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान या भारत का मैच होता था, उस वक्त हमारी पुरानी टीम थी, जावेद मियांदाद और आसिफ इकबाल होते थे। वो क्रूशियल मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रन का टारगेट भी होता था तो वो सिंगल लेके मैच को बनाना शुरू करते थे। तो हमें भी यही चाहिए कि जो हमारे ओपनर्स हैं उसमें जिस तरह बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन है, दोनों तेज खेलते हैं। होना ये चाहिए कि एक बैट्समैन एक एंड को संभाल के चले और दूसरा एग्रेसिव खेले। और थ्रू आउट 20 ओवर में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि 20 ओवर्स में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सेट हो रहे हैं या हम बॉल रोक के खेल रहे हैं। एक बंदा एंड संभाले, दूसरा जो भी आए वो जाराना खेले, ताकि उसकी वजह से आपका स्कोर ज्यादा होना शुरू करे। और आप सुबह जब अपनी टीम की मीटिंग होती है तो उसमें भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर 180 स्कोर जिस तरह बहुत बड़ा स्कोर है तो आप 200 स्कोर की प्लानिंग करें। जब आप 200 स्कोर की प्लानिंग करेंगे तो फिर हो सकता है आप 175 180 तक पहुंचे। तो बड़ा जब टारगेट देंगे। नसीम साहब, आपको क्या लगता है कि इस मैच से पाकिस्तान को क्या सबक सीख कर अगले मैचेस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो आपसे गलतियां हुई हैं वो डेफिनेटली टीम मीटिंग के अंदर वो लोग इस बात को डिस्कस भी करते हैं। ग्राउंड के अंदर डिफरेंट पोजीशन होती है, हम स्टूडियो में बैठ के तजिया करते हैं, वो ग्राउंड के अंदर बैठ के सारी परफॉर्मेंस देते हैं। कभी कभार बहुत डिफिकल्ट होता है, हम कहते हैं उन्होंने आसान सा कैच छोड़ दिया, जबकि कैच भी जो है कम से कम 80-100 मील की रफ्तार से आ रहा होता है। तो डेफिनेटली उनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उनको हर चीज़ देखनी चाहिए कि विकेट किस तरह खेल रही है, उस हिसाब से उनको प्लान करना चाहिए। और जिस तरह विकेट बाउंसी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो अगर आप बॉल के ऑपोजिट जाके खेलेंगे तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बॉल को डायरेक्शन देंगे तो वहां पे पिचेस फास्ट है तो आप ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और यही टेक्निक पे जो है उन्होंने अमल किया भारतीय बैट्समैन ने, और पाकिस्तानी बैट्समैन ज्यादा इस चीज पे अमल नहीं कर सके। इरफान साहब, जैसा कि अब इस मैच को भूल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब याद रखना चाहिए, क्योंकि याद रखेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले मैचेस में दबाव बढ़ सकता है। आने वाले मैचेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा तो इसका प्रेशर रहेगा। इस गेम को ऑलरेडी बहुत प्रेशर था और ये प्लेयर्स के लिए भी इतनी जल्दी आराम से बुलाना आसान नहीं होता। वी ऑल नो कि दे आर प्रोफेशनल और ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच में वो इसको बुला के जाएंगे, बट 1-2 दिन तो आपको हॉन्ट करती है ये इस तरह की डिफीट, और खासतौर पे इतनी क्लोज गेम जो है वो ज़्यादा हॉन्ट करती है। तो कैप्टन को सबसे ज़्यादा अगेन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि उनको बैठना चाहिए, लड़कों को बिठाना चाहिए। मैथ्यू हेडन एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल किस्म के मेंटोर हैं, वो टीम के साथ है, उनको साथ बात करनी चाहिए। देखिए, लड़कों को एक दूसरे को बैक करते हैं, ये इस टीम की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो जब टीम हारती है तो वो एज इंडिविजुअल नहीं हारती, वो सब कहते हैं हम सब हारे हैं, और जब जीतते हैं तो एज ए टीम जीतते हैं। तो ये इस टीम का एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी लड़कों को बात भी होती रहती है। तो टीम यूनाइटेड है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और सब लड़के बाबर को बैक भी करते हैं। बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि बाबर को थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपनी थोड़ी सी उसमें कहना चाहिए कि ईगो को भी थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा। अगर हमने हमेशा ये बात की कि पावर प्ले का यूटिलाइज करना चाहिए, तो फ़खर अगर आपके फ्यूचर गेम में सेट होते हैं तो फ़खर के साथ ओपन करके ट्राई करना चाहिए, और मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपके पास देखें ये प्लान बी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर लेट्स सपोज 1% अज्यूम कर लेते हैं वो वर्कआउट नहीं करता, तो आप दोबारा स्टिक कर जाएं अपने प्रीवियस प्लान पे, बट उससे क्या होगा कि आपकी पॉसिबिलिटी 180 प्लस करने की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो आपके पेस अटैक पे सबसे ज्यादा पावर हिटिंग कर सकता है। उसके अलावा मुझे पूरी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता। आसिफ अली आल्दो हैं, बट आसिफ अली भी हर मैच में नहीं परफॉर्म करते। तो आपको ये करना चाहिए कि ऊपर भी आपका ऐसा बैट्समैन हो जो आते साथ पेस अटैक को ऊपर हिटिंग करे, और ये कंडीशन जो है ना फ़खर को सूट करती है। फ़खर का मैं कल इंटरव्यू भी सुन रहा था कि उसने कहा मुझे ये कंडीशन सूट करती है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जहाँ बॉल जरा रुक के आता है, जैसे एशियन कंडीशन के अंदर बात कर लें, तो उधर बॉल बैट पे नहीं जब आता, तो फ़खर जैसा बैट्समैन जो फ्लो के साथ पुल या हुक मारता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। बट जहाँ बॉल प्रॉपर बैट पे आता है, आल्दो के जरा बाउंस पे भी आता है, तो फ़खर वाले जैसे बैट्समैन जो उनका स्टाइल है बैटिंग का, वो हुक भी मारते हैं, पुल भी मारते हैं, और वो कट भी मारते हैं, और कट भी बड़ा पावरफुल ऊपर से मारते हैं वो। तो आप ये कह रहे हैं फ़खर को ओपन करना चाहिए? फ़खर को ओपन करना चाहिए रिजवान के साथ, बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए। इससे आपको पावर प्ले के यूटिलाइजेशन भी मिल जाएगी, आपके मिडिल ऑर्डर को भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर शान मसूद, क्योंकि शान मसूद 4 पे भी खेल सकते हैं। पाकिस्तान के ना मिडिल ऑर्डर पे बड़ी तनकीद होती थी कि परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन आज हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शान मसूद हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने।
देखिए मैं इस जो स्टांस था इस पे 100% एग्री तो नहीं मैं करता था कि मिडिल ऑर्डर हमेशा ही कोलैप्स होता है। आपको जो लास्ट इवेंट जो जिताया है ट्राई नेशन सीरीज के न्यूजीलैंड में, वो आपको मिडिल ऑर्डर ने जिताया है। जिस तरह मैं बार बार बात करता हूँ कि उनको टेस्ट बड़ा कम किया गया। 90% गेम्स के अंदर बाबर रिजवान माशाल्लाह ये अच्छा साइन है कि वो दोनों स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर की बारी कम आती है। और एक एवरेज लड़का जो है वो 6, 7, 8 बॉलें खेलता है, जब उस पर बर्डन आता है तो एज ए प्रोफेशनल उसको रन तो जरूर करने चाहिए, बट होता नहीं है हर दफा। बट जिस तरह की अब उनको सिनेरियो में आज भी आए, लास्ट फाइनल में भी आए, मिडिल ऑर्डर ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। जैसे सुहेब भी बात कर रहे थे कि अगर आपके ओपनर भी परफॉर्म करते, लेट्स सपोज बाबर और रिजवान आउट होते, मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ पाकिस्तान ने तब भी यही टोटल करना था। तो टोटल के लिहाज से जो हमारी इंटेंट थी हमने उसी को किया टारगेट, बट वो ज्यादा जो करना चाहिए 180 या इससे प्लस। अच्छा, इफ्तिखार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करूंगा, बड़े कॉन्फिडेंट थे वो। देखिए आज साबित कर दिया उन्होंने। इफ्तिखार को हमेशा काफी ऊंचा रेट किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो 2-3 साल से टीम के साथ परमानेंट मेंबर हैं, बट जो डोमेस्टिक में जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं वो इंटरनेशनल सर्कल पे आके उसमें दे नहीं पाते। अच्छा। अब उन्होंने आस्ता आस्ता हमने देखा, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल की भी, उसमें भी नवाज के साथ आके उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी एंड में आके, और ऑल दो के एंड में आके उन्होंने फिनिश भी किया इन्होंने। तो इसी तरह आज के मैच में भी जो पोजीशन थी, जो शान मसूद थे वो फंसे हुए थे, शान मसूद को चांसेस भी मिल रहे थे। जो मोमेंटम पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को दिया और जिस टाइम पे हिटिंग चाहिए थी वो प्योरली आपको इफ्तिखार ने दी। और मेरा मानना यह कि अगर इफ्तिखार 2-3 ओवर और खेल जाते तो पाकिस्तान इजीली कुड हैव डन 180 प्लस। तो ये एक अनफॉर्चुनेट था कि बड़ा क्रूशियल टाइम पे वो आउट हो गए, बट इट्स पार्ट ऑफ गेम। बट ये अच्छी चीज है कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन अवेलेबल है। इरफान, मुखालिफ टीम की भी बात कर लेते हैं कि अगर वो लास्ट के 2 ओवर्स ना होते तो हो सकता है कि पाकिस्तान जीत जाता। भारत की बैटिंग को आप कितना रेट करेंगे? देखिए इफ एंड बट्स तो हम अब साइड पे कर देते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, ये तो एक डिस्कशन का पार्ट हो सकती है। अच्छा नहीं था और हम काफी खुश थे। देखिए मैंने यही बात की कि हमें अग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड को पूरे मैच में नहीं छोड़ना था। पहले 7-8 ओवर हमने पूरा अटैक किया उन पे, ठीक है। उन्होंने ट्राई, जब भी ट्राई की तो हमारे बॉलर्स ने विकेट ली। हमें थोड़ा सा उधर ये करने की जरूरत थी कि आपको थोड़ा सा उसी टाइम एक एंड से एटलीस्ट हमें पेस अटैक को छोड़ना नहीं चाहिए था। नसीम शाह को उस टाइम अगर आप कंटिन्यूसली 2 ओवर दे देते और, तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। फिर अब नेक्स्ट गेम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आपका, अब एशियन जो टीम है, जैसे आपके कोई आएगी तो वो एशियन टीम जो है ना स्पिन को अच्छा खेलती है। अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है, मेलबर्न में मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तानी शायकीन पुरजोश थे, उम्मीद थी उन्हें कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अबू बकर, आपको आवाज आ रही है? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा अबू बकर बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान ये मैच हार गए, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, शायकीन क्या कहते हैं? देखिए पाकिस्तानी जो फैंस हैं क्रिकेट के वो तो मायूस हैं, डिसअपॉइंट है अपनी टीम से, क्योंकि बहुत पाकिस्तान ने मैच पे ग्रे बनाए रखी, लेकिन आखिरी जो 2 ओवर थे उसमें इंडिया के पलड़े में ये मैच गया। थोड़ी गलतियां कोताहियां हुई, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद कैप्टनसी में भी कहीं ना कहीं कोताहियां हुई हैं। नसीम शाह को जल्दी चेंज किया गया, उसके बाद एंड पे देखा जाए तो नवाज को ओवर कहीं ना कहीं पहले करवाया जाना चाहिए था, लेकिन नवाज को ओवर भी एंड तक संभाल के रखा गया। अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर पता ये चला है कि इफ्तिखार अहमद को भी तैयार रखा गया था ओवर फेंकने के लिए, लेकिन अक्षर पटेल जब आउट हुए तो उसके बाद जो बॉल है वो नवाज को थामी गई कि आप आखिरी ओवर करें, क्योंकि दोनों राइट हैंडर बैटर जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन एक नो बॉल कॉस्ट कर गई है पाकिस्तान को, और वो जो एक 15 रन आखिरी ओवर में कम भी लग रहे थे और ज्यादा भी लग रहे थे, बिल आखिर वो नो बॉल जो है वो बीच में फर्क बनकर सामने आई है और पाकिस्तान बिल आखिर ये मैच हार गया। तो अबू बकर, नवाज पे कोई प्रेशर था? वो लग भी ऐसा रहा था कि बड़े प्रेशर में बॉलिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि वो प्रेशर में है। शाहीन शाह अफरीदी से जो तवक्कुआत की जा रही थी वो उस तरह का ओवर 18वां ओवर नहीं फेंक पाए, और उसके बाद हारिस रऊफ को पहली 4 बॉलें उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर की बहुत ही अच्छी की, शानदार बॉल थी, लेकिन आखिरी 2 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के खाए। वहां से मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम का जो है वो मोमेंटम टूट गया था और नवाज के ऊपर प्रेशर था, यकीनी तौर पर था। और जहां तक बात है विराट कोहली की, वो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं और उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया है कि मैच को कैसे फिनिश किया जाता है। आपको लगता है कि आगे मैचेस के अंदर पाकिस्तान को 4 पेस अटैक के साथ जाना चाहिए और एक स्पिनर के साथ, क्योंकि इन कंडीशन के ऊपर हम देख रहे हैं कि स्पिनर को हिटिंग हो रही है, पेस अटैक को हिटिंग करना आसान नहीं है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं?
बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद हमने अगले जो 2 मैचेस खेलने हैं वो एक तो वीकर ओपोनेंट के खिलाफ खेलने हैं, जिम्बाब्वे और नेदरलैंड, और जो मैदान है वो पर्थ का होगा। तो पर्थ में वैसे भी फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है। मेलबर्न के अंदर जिस वक्त मैच हो रहा था तो इवन के सेकंड इनिंग में तेज हवा चल रही थी, ठंड थी। इस वेदर में भी फास्ट बॉलर्स के लिए इस तरह का वेदर जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन आफ्टर ऑल पहले 10 ओवर तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे किए, 4 उनके आउट कर लिए, सिर्फ 45 तक उनको महदूद रखा। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान जो है वो 160 स्कोर करवाने में कामयाब हुआ। चलें ठीक है, होप फॉर द बेस्ट के आगे आने वाले मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। अबू बकर हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस मैच पे मटी डालते हैं। अब जो आने वाले मैचेस हैं, बता दें कि मुश्किल मैच कौन सा हो सकता है? देखिए, दूसरा मैच तो T20 के अंदर ना बड़ा शॉर्टर फॉर्मेट है और कोई मैच भी इजी नहीं होता। और इस तरह हमने देखा कि एक नवाज के अगेंस्ट जो एक ओवर में 20 लगा, उधर पाकिस्तान की पूरी गेम कंट्रोल में थी। उस ओवर के अंदर 20 रन नहीं, हमें उनको दोबारा चांस दे दिया। अब जो मैच जो मोस्ट क्रूशल या डिफिकल्ट मैच कहना चाहिए वो यही होएगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी ओपोनेंट है कि जो बहुत अच्छा खेल रही है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी गेम प्लानिंग और स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। होप फॉर द बेस्ट, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इरफान ज़हीर साहब और नसीम सदीकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक अच्छी डिबेट रही, अच्छी बात की। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद।